नो न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी। कांग्रेस की तरफ से थानेसर की सीट से प्रमुख विधायक के रूप में दावेदार। आज हम करते हैं उनसे कुछ चुनावी विषयों पर बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। 2019 के विधानसभा चुनाव आने को है जी। कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी मैदान में उतरने के लिए जो चुनावों में सफलता हासिल हो? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा का चुनाव है विधानसभा का, अब 1 अक्टूबर में ड्यू है, उस चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी अभी 11 तारीख को पीछे मीटिंग ले चुके हैं और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर दी है। और जो भी कांग्रेस के साथी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबको बड़ी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। प्रदेश के अंदर जो माहौल है इस वक्त, भय का, एक आतंक का, एक डर का, एक खौफ का जो माहौल है, उस माहौल से निजात दिलाने के लिए ख़ास तौर पर जो पुलिस प्रशासन का जो मामला आता है जी, हरियाणा के अंदर हमने पीछे देखा है। वैसे तो 4, साढ़े 4, पौने 5 साल से लगभग यही मामला चलता आया है ऐसे, मगर पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई हैं कि सरेआम कहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कहीं पर किसी बिल्डर की हत्या होती है, कहीं पर किसी डॉक्टर की हत्या होती है। माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर रोज़, हर दिन, हर पल, हर व्यक्ति को मैं समझता हूँ जान का और इज्जत का खतरा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर इस भय के माहौल को ख़त्म करने के लिए, हरियाणा से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाली है। मौजूदा सरकार की बात करते हैं, भाजपा सरकार जी। क्या आपको लगता है कुरुक्षेत्र में विकास के कुछ कार्य हुए हैं? देखिए शिवांग भाई, जहाँ तक कुरुक्षेत्र के विकास की बात है, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ, कुरुक्षेत्र में ही रहता हूँ और थानेसर मेरी विधानसभा है जी। सुनकर भी हंसी आती है और कहीं ना कहीं ये मेरी बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा स्माइल मेरे चेहरे पर कुरुक्षेत्र के विकास के नाम पर आएगी तो लोग संभवतः शायद इसको जोड़ सकते हैं कि पार्टी का मामला लेकर जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कुरुक्षेत्र के किसी भी आम आदमी से जी, किसी भी व्यक्ति से अगर आप जाकर के विकास की बात करेंगे तो सिवाय हंसने के उसके पास कुछ नहीं है। बड़े मज़ेदार बात है कि 1100 करोड़ रुपए जी, 1100 करोड़ रुपए कहना बड़ा आसान है, 1100 करोड़ रुपए गिनना कितना आसान है ये जरा पता लगे कि 1100 करोड़ रुपए हमारे स्थानीय विधायक जी और जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, खट्टर साहब, जिनको खट्टर कहना भी मैं तो तौहीन समझता हूँ आजकल के कि खट्टर साहब नहीं है, वो खटारा साहब हैं, वो भी कहते हैं कि 1100 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र के अंदर आए हैं। मैं जो पिछले 1 हफ्ते का जो माहौल है, मैं ज़्यादा पीछे की बात करना नहीं चाहता जी, पिछले 1 हफ्ता के अंदर जो कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई है, चाहे कीर्ति नगर का मामला है, चाहे वो सेक्टर 3 का मामला है, चाहे वो सरस्वती कॉलोनी का मामला है, चाहे बिशनगढ़ का मामला है, चाहे खेड़ी मारकंडा का मामला है, पूरा कुरुक्षेत्र का जो एरिया है जी, चारों तरफ देखिए, कुरुक्षेत्र के बीच में जाकर के देखिए, आपको पता लगा कि 1100 करोड़ रुपए हैं कहाँ। सड़कों का मामला ले लीजिए, थर्ड गेट से लेकर पिपली तक एक सड़क है, उसको शहर की हार्ट लाइन हम बोलते हैं जी, क्योंकि एकमात्र ऐसी सड़क है, दूसरा तो अभी बाईपास बनाया है जी, लेकिन वो शहर की एकमात्र ऐसी सड़क है जो कुरुक्षेत्र की सबसे प्रमुख सड़क है जी। उस सड़क का थर्ड गेट से लेके और पिपली तक का हाल आप देख लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार ऐसा देखा है कि ट्रक भी गड्ढे के अंदर फंस जाए। देवीलाल चौक और कुरुक्षेत्र का जो यूनिवर्सिटी का जो सेकंड गेट है, यहाँ दोनों जगह पर ट्रक जो है ट्राले फंसे हैं। तो सोच लीजिए कितनी शर्मनाक हालत इस शहर के लिए होगी और कितनी शर्मिंदगी सरकार के लिए होगी अगर वो सरकार शर्मिंदगी को महसूस करती है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खट्टर सरकार या यहाँ के विधायक ज़रा सी भी नैतिकता रखते होंगे, शर्म रखते होंगे। 1100 करोड़ रुपए तो एक अलग मामला है। मैं मानता हूं कि 1100 करोड़ रुपए के अंदर तो 2-3 शहर बसाए जा सकते हैं। विधायक जी ये बताएं कि 1100 छोड़िए, 100 करोड़ बताइए यार कि 100 करोड़ का विकास कहाँ हुआ है। आप हमें 100 करोड़ दीजिए, हम एक नया शहर बना करके आपको देंगे, गारंटी के साथ देंगे। जनता के साथ वादा करते हैं, हर व्यक्ति के साथ वादा करते हैं कि 100 करोड़ के अंदर नया शहर बना करके मैं दूंगा। आप 1100 करोड़ की बात करते हो। एक एक सड़क का हाल देख लीजिए और बड़ी अजीब स्थिति देखते हैं यार यहाँ पर
कि बारिश का मौसम है जी, बाढ़ आई हुई है, सड़कें टूटी हैं, उन टूटी हुई सड़कों को भरा किसे जा रहा है? मिट्टी से भरा जाता है। मतलब 1100 करोड़ रुपए महंगाई देखिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे शासन में महंगाई नहीं हुई। महंगाई का एग्जाम्पल तो आप खुद फिट करते हैं कि 1100 करोड़ रुपए में सिर्फ मिट्टी से ही गड्ढे भरे जा सकते हैं, उनमें ईंट बजरी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो देख लीजिए विकास का मामला कहाँ पे आता है। दूसरी बात जो सबसे प्रमुख बात है, एक परिवार जी, उसका साम्राज्य है, पिछले 25 में से 20 साल कुरुक्षेत्र की म्यूनिसिपैलिटी पर रहा है जी। और ये जो रोड्स का मामला आता है, कॉलोनीज का मामला आता है जी, कुछ सड़कों को बहाना बना सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी का आता है, सो एंड सो, लेकिन जो कुरुक्षेत्र की कॉलोनियों का जो मामला आता है नगर पालिका के हाथ, वो सारा नगर पालिका का मामला है। जो गलियों का मामला आता है वो नगर पालिका का मामला आता है। जो शहर से पानी की निकासी का मामला आता है वो नगर पालिका का मामला आता है। मैं पूछना चाहता हूं विधायक हमारे भाई से, कल तक हमारी पार्टी में भी वो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाया। कांग्रेस जानती थी कि ये लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए कांग्रेस ने इन लोगों को टिकट नहीं दी और ये दूसरी पार्टियों में जाकर ढिंढोरा पीटने वाली ईमानदारी का होने का, उन पार्टियों में जाकर के ये लोग चुनाव लड़े हैं और वहां से जीत करके आए हैं। और इन्होंने अपना भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया है कि 25 साल में से 20 साल हुकूमत करने के बावजूद आज 20-25 साल में वो शहर से पानी की निकासी का मामला नहीं सुलझा सके। शहर में चारों तरफ पानी का जाम लगता है। 1996 के अंदर ये व्यक्ति, 94 के अंदर सॉरी, ये व्यक्ति नगर पालिका का चेयरमैन बनता है जी। उसके बाद लोकदल की सरकार भी आती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आती है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। लोकदल के शासन में ये व्यक्ति नगर पालिका का चेयरमैन है जी। बिल्कुल मजे की बात है। मतलब बेशर्मी इंसान की देखिए कहां तक जाती है कि जब लोकदल की सरकार है तो ये व्यक्ति नगर पालिका का चेयरमैन है, जब कांग्रेस की सरकार है तो ये व्यक्ति नगर पालिका का चेयरमैन है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसका परिवार नगर पालिका का चेयरमैन है। तो भैया कांग्रेस कहां से दोषी हो गई? अगर कांग्रेस दोषी है तो आपने तो चौटाला साहब के राज में भी आप सत्ता में थे, तब आपने क्यों नहीं कर लिया? आप पिछले 5 साल से सत्ता के अंदर हो, तब आपने क्यों नहीं कर लिया? और दूसरी बात मैं शिवांग भाई कहना चाहूंगा कि सरकार आपको ग्रांट देती है जी, आपको पैसा देती है जी, डेवलपमेंट के लिए जी। ये आपके जमीर के ऊपर निर्भर करता है, आपके जमीर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी हद तक नीचे जा करके, कितनी हद तक नीचे जा सकते हो पैसा खाने के लिए और कितना खुद को उठा सकते हो जनता को सहूलियत देने के लिए। मैं मानता हूं कि स्थानीय विधायक ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके, जैसा कि आपने मुझे बताया है, अगर कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाया है तो मैं ये समझता हूं कि भाई कम से कम अपने अतीत को देख लीजिए, जहां से आप निकल के आए हो उस माहौल को देख लीजिए। तब तो आपने कभी नहीं कहा, आप कांग्रेस के शासन में फाइनेंस कमीशन के मेंबर रहे हो, बड़े मजे की बात है। और फाइनेंस कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा कमीशन माना जाता है। पैसे का लेन देना भाई सीधी सी बात है, पैसे वाला ही बड़ा होता है। उस फाइनेंस कमीशन का जो सदस्य है वो भाई सुभाष रहता है। फिर आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हो। यार कांग्रेस कोई अलग जमात है क्या? कांग्रेस मुझसे है, कांग्रेस आपसे है, कांग्रेस लोगों से बनती है, कांग्रेस नेताओं से बनती है। कोई भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर लीजिए। अब आज भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं करप्शन नहीं लिखी है। करप्शन तो उस लोगों के जमीर में लिखी है जो उसके नुमाइंदगी करते हैं, उन लोगों ने करप्शन फैलाई है। और ऐसे बयान दे करके स्थानीय विधायक ने सही मायने में अपने चरित्र का परिचय दिया है कि वाकई में वो क्या साबित करना चाहते हैं वो तो ये जाने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अपना चरित्र को साबित किया है कि बेईमानी और भ्रष्टाचार बिल्कुल कूट कूट के इस व्यक्ति के उसमें भरा हुआ है। मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार की बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य रूप से नारा देती नजर आती है भाजपा सरकार जी। क्या उस नारे पर खरी उतरी है भाजपा सरकार? देखिए शिवांग भाई, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे पर खरा उतरने की बात है जी, बेटी पढ़ाना, ना तो सरकार बेटी पढ़ा रही है और ना ही सरकार पढ़ा सकती है। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं कि जो आज इतनी जागृति लोगों में दी है कि हर व्यक्ति सोचता है कि बेटी को पढ़ाया जाए जी। कल्पना चावला और जो महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े आयाम छुए हैं, वो कोई किरण बेदी जी रही हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं। ये कोई बेटी नरेंद्र मोदी के कहने पर नहीं पढ़ी थी,
ये कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार की नीतियां थी कि इन महिलाओं ने शिक्षाएं ग्रहण की, आईपीएस बनी, आईएएस बनी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी हैं जिन्होंने आसमान को छुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद नहीं छुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में नारा दिया था। 2014 तक तो लाखों बहन बेटियां जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी, लाखों बहन बेटियां, हज़ारों बहन बेटियां जो राजनीति में आ चुकी थी। वो इनके कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत थी कि बहन बेटी की इज्जत बचाने की, बेटी बचाओगी, उस नारे को इन्होंने उल्टा कर दिया। बेटी बचाओ की जगह बेटा बचाओ कर दिया। सुभाष बराला का लड़का विकास, मेरे ख्याल से शायद उसका नाम था, चंडीगढ़ के अंदर पकड़ा गया। सबको मालूम है, पूरे मीडिया को पता, और मीडिया को इस बात का श्रेय जाता है कि मीडिया अगर वहाँ पर तत्परता ना दिखाता तो संभवतः विकास बराला के खिलाफ FIR भी दर्ज ना होते। कितनी बेटियां बचाई सबको पता है। वो एक IAS की बेटी थी जिसका सरेआम पीछा किया गया, जिसको सरेआम किडनैप करने की कोशिश की गई। झांसा के अंदर एक बच्ची का मर्डर हो जाता है, उसकी आज तक कोई जांच नहीं है, कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रेवाड़ी के अंदर एक बच्ची का रेप होता है, उसको रेप करने वालों को आज तक कुछ पता ही नहीं है, पकड़े झूठे सच्चे क्या है, क्या मामला नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर अभी ताज़ा घटना ले लीजिए कि पत्रकार, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि पत्रकार आम आदमी की आवाज़ बन करके सामने आएगा। हम समझते हैं कि पत्रकार एक ऐसी जमात है जो गरीब को, पीड़ित को, हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करता है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि दबी हुई आवाज़ को जब मीडिया ने उठाया है तो उस व्यक्ति को न्याय मिला है। अभी 4 दिन पहले यहाँ हमारे एक स्थानीय पत्रकार हैं भाई जसबीर सिंह जी दुग्गल, उनकी बेटी का जो है किडनैप हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शर्मिंदगी की बात यह है कि कल पूरा पत्रकार समाज SP ऑफिस के कार्यालय पर धरना दे रहा था जी। मैडम SP साहिबा को, जो खुद महिला है, देखिए बड़ी मजे की बात है कि कहते हैं कि महिला के मन में महिला के प्रति कहीं तो संजीदगी हो, कहीं तो उसे एहसास हो कि एक महिला की इज्जत को बचा के रखना है। SP साहिबा को नीचे आने में भी 4 घंटे लगते हैं पत्रकारों से मिलने के लिए, जनता से मिलने के लिए। वो कहती है सिर्फ एक जिद है, ना उस बात को कोई स्पेसिफाई कर पाता है, ना उसको बता पाता है, ना कोई कार्रवाई बता पाता है। ये बड़ा एक अजीब सा माहौल हरियाणा के अंदर है। सिर्फ कहने के लिए बेटी बचाओ है। आए दिन जींद के अंदर एक बच्ची का अपहरण होता है, उसके करीब 1 हफ्ता बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसमें रेप की पुष्टि होती है, उस मामले का कहीं आज तक पता नहीं है। कितने ही ऐसे कांड हैं जो अब याद भी नहीं है जी। कितने ही ऐसे कांड हैं कि जहां पर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, और बहन बेटियों को ये बड़े अजीब सा माहौल मैं देखता हूं कि अब शायद अभी इस बात को आप लोग भूल गए हो, या मीडिया के साथी पता नहीं किसको याद है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री का एक बयान याद है कि जब एक बच्ची का अपहरण हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था, तो मुख्यमंत्री महोदय जो करनाल से विधायक भी हैं, उनका बड़ा बढ़िया एक बयान आया था कि ये आपस में कंसेंट का मामला होता है। यार आप कमाल करते हो, आप कमाल करते हो। आप एक 40 वर्षीय महिला है, अब वहाँ कहीं ना कहीं ये बयान देते हो, कहीं ना कहीं मान लिया आपकी बात में कोई दम होगा 1 पैसे का, लेकिन वहाँ भी मैं एक बात मानता हूँ कि वहाँ भी ऐसे बयान किसी पॉलिटिशियन के मुंह से, किसी राजनेता के मुंह से शोभा नहीं देते। लेकिन एक 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची का क्या फेर रहा होगा, क्या उसकी किसी के साथ अटैचमेंट रही होगी, अब क्या मुख्यमंत्री महोदय इस बात को बताएंगे? जब मुख्यमंत्री की खुद की मानसिकता बेटियों के प्रति ऐसी होगी, महिलाओं के प्रति ऐसी होगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो उसका प्रशासन है, जो IPS IAS ऑफिसर हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो क्या न्याय देंगे? जिनका सरप्रस्त ऐसा है, उनके मन में सीधा से बड़ी बात है कि यार जो मर्जी होता रहे, हमें क्या लेना, मुख्यमंत्री आप संभालेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री संभालता है। ये एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा हो चुका जब मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। उसकी वजह है ना उसकी बहन है, ना उसकी बेटी है, ना उसकी पत्नी है। क्योंकि जिस व्यक्ति का परिवार नहीं होता, उसे मैं समझता हूं कि बेटी का दर्द का एहसास नहीं होता है। जिसकी पत्नी खुद की नहीं है, उसे क्या पता महिला होती क्या है। माँ के पेट से जन्म लिया है, बिल्कुल वो एक महिला थी। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ कि जिसने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जिसको महिलाओं की 1 पैसे की कदर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से महिलाओं की इज्जत की बात करना, उसकी सुरक्षा की गारंटी लेना, मैं समझता हूँ खुद को धोखा देने वाली बात है, कोई और बात नहीं है। क्या आपको लगता है कुरुक्षेत्र शहर रहने के लिए सुरक्षित है? आज के वक्त में तो नहीं।
गांव सहरसा के अंदर 3 बच्चों का मर्डर होता है, उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पता नहीं है कि क्या मामला है, किसका है, किसने किया, कुछ पता नहीं है। कितने ही ऐसे मामले हैं, दिन दिहाड़े हत्याएं होती हैं, दिन दिहाड़े बच्चियों के साथ गलत काम किए जाते हैं। अब किस लिहाज से लोग खुद को महफूज महसूस करेंगे, किस लोग से मानेंगे? और जो पुलिस का रवैया है, जिस हिसाब से देखा है एसपी साहिबा का, कल खुद मैंने देखा है, खुद मैं मौका पर था, उस धरने के अंदर शामिल था, कि जो मैंने पुलिस का रवैया वहाँ मैडम का देखा है, एसपी साहिबा का। पुलिस का फर्ज ये होता है, प्रशासन का फर्ज ये होता है कि जनता जब दुखी हो जी तुरंत उसकी बात की जाए। वो कम से कम आकर के तसल्ली तो दें। एक बात तो कहें कि आप चिंता मत कीजिए, प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, हम जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनको तो नीचे आने में भी दिक्कत होती है। जब आम आदमी ये नजरिया देखता है तो खुद को कितना महसूस कर सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए। वाकई में बहुत शर्मिंदगी की बात है, बेहद। कुरुक्षेत्र में स्वच्छता को लेकर क्या बीजेपी सरकार ने कोई कार्य किए हैं? बहुत बढ़िया किया, इतना बढ़िया किया कि मनोहर लाल जी का मैं एहसान उतार ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी भर। हर गली के अंदर गंदगी है, और मज़े की बात यह है कि लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी मैंने इसका विधायक महोदय जी का एक बयान पढ़ा था अखबार के अंदर कि चेतांग नाले के अंदर गंदगी डालने वालों के खिलाफ, जो कूड़ा करकट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई स्वागत है आपका, लेकिन कुरुक्षेत्र शहर के हर मोहल्ले के अंदर, हर गली में, हर घर के सामने, जहाँ जहाँ भी थोड़ा थोड़ा स्पेस लोगों को मिलता है, वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं है। आपने मुलाजिम रखे हैं, किस हिसाब से रखे हैं, कैसे रखे हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप कुरुक्षेत्र के किसी मोहल्ले में चलिए, किसी गली में चले जाइए, हर गली के अंदर गंदगी के ढेर हैं, और वो लोगों ने नहीं लगाए। विधायक ने जनता को, कुरुक्षेत्र की जनता को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कह करके कार्रवाई होगी जो लोग चित्तांग नाले में गंदगी डालते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय, वहाँ तो कार्रवाई करोगे, लेकिन पूरे शहर के अंदर नगर पालिका के कर्मचारी जो नालियों से गंदगी निकाल करके चौक में इकट्ठा कर देते हैं और उसके ऊपर लोग कूड़ा डालते हैं, जहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, उनके खिलाफ आप क्या करोगे? आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपको कमीशन देते हैं बाकायदा हर मामले में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? आप एक बार जाके देखिएगा कि कुरुक्षेत्र शहर की हर गली के अंदर आपको बिल्कुल कूड़े के बड़े बड़े ढेर मिलेंगे। जब तक 2-4 लोग जो सफाई कर्मचारी को बोलना दें, वो गंदगी वहाँ से साफ नहीं होती। ये मनोहर लाल सरकार की देन है और स्थानीय विधायक की देन है। 80 डंपर 90 डंपर मालूम नहीं कितने हैं, क्योंकि वो कागजों में है, हकीकत में कितने कुछ पता नहीं है, लेकिन कहाँ चल रहे हैं ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि अगर वो गली में चलते हैं तो गली में गंदगी क्यों है, और अगर गली में गंदगी है तो भाई डंपर कहाँ है? कोई हिसाब किताब इस सरकार का नहीं है, विधायक का नहीं है। बस सिर्फ एक है कि 1100 करोड़। मैं फिर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विधायक से पूछना चाहता हूँ कि दोस्त, हमारा साथी हो आप, तो हमारे साथ काम किया आपने यार, 1100 करोड़ में से थोड़ा सा हिसाब दे दो, 100 करोड़ का हिसाब दे दो, कहीं तो कलेजे को ठंडक मिले, ताकि हम भी कह सकें कि यार वाकई में कहीं काम हुआ है। तो सिर्फ 1100 करोड़ चर्चा की बात है। एक बात और अभी जो है, अभी पीछे एक बयान अभी 3-4 रोज पहले विधायक ने दिया है कि 57 करोड़ रुपए से पीपली से 3rd गेट तक सड़क का सौंदर्यकरण किया जाएगा। जी 1100 करोड़ तो खत्म, उनका तो मालूम ही नहीं कहाँ है। वो 57 करोड़ की और बात करते हैं। और अभी अगर आप अभी जाकर के देखेंगे, बिरला मंदिर जाइए, 2nd गेट जाइए, पुल के पास जाइए, अब सौंदर्यकरण कैसे हो रहा है? कच्ची पीली ईंटों से सड़कों को भरा जा रहा है, कच्ची पीली ईंटों से। ये शहर का सौंदर्यकरण है, और इसके लिए विधायक महोदय बधाई के पात्र हैं कि ऐसा सौंदर्यकरण ना पेरिस में कहीं मिलेगा, ना अमेरिका में मिलेगा, ना इंग्लैंड में मिलेगा। ये केवल हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी कुरुक्षेत्र में मिलेगा, कच्ची पीली ईंटों से शहरों का सौंदर्यकरण। चुनावों की बात आती है, अक्सर तमाम मुद्दे उठकर आते हैं। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है बेरोजगारी। जी, क्या आपको लगता है बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का जो दावा करती है भाजपा सरकार, उस बेरोजगारी पे कार्य किए हैं? किए, कर्मचारियों की छटनी की है,
जो कच्ची भर्ती थी उसको ख़त्म किया गया है, जो लोग पक्की नौकरी लगे हुए थे उनके डिपार्टमेंट में छटनी की गई है, और एक और अभी मुझे मालूम नहीं कि वो कंफर्म क्या है क्या नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है कि सरकार के एजेंडे में शामिल है कि 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों की जबरन रिटायरमेंट। अभी हुई ना हुई विधानसभा में है या नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री की मंशा है, अखबारों में आ चुकी है। उसी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि 50 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है उन कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देंगे। ये बेरोजगारी ख़त्म कर रहे हैं, इस तरीके से बेरोजगारी ख़त्म कर रहे हैं। खुद 75-75 साल के 70-70 साल के आदमी सत्ता में आकर के बैठे हैं जी, वो ठीक है, उनमें कार्य क्षमता है, लेकिन 50 साल का जो कर्मचारी है उसकी कार्य क्षमता खत्म हो चुकी है। ये कर्मचारी को, ये हरियाणा की जनता को रोजगार देने की बात करते हैं। व्यापार ठप है। मेरे पास की कम से कम 20 दुकानें यहाँ पर हैं, हर दुकान पर 2-2 3-3 मुलाजिम नौकर काम करते थे, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि किसी दुकान पर ही कोई एक आध नौकर आपको मिलेगा। वजह बड़ी साफ है कि दुकानदार का काम बिल्कुल ठप है, व्यापार नहीं है, दुकानदार दुखी है, कर्मचारी का हाल बहुत बुरा किया हुआ। व्यापार की बात की जाती है तो जीएसटी, नोटबंदी का अहम मुद्दा उठ के आता है सामने। तो आपको क्या लगता है भाजपा सरकार का ये क्या अच्छा स्टेप रहा व्यापारियों के लिए? क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है, मीडिया में भी कहा है कि अगर नोटबंदी हम करते हैं, जीएसटी लागू करते हैं, उससे क्या होगा, जितना भी ब्लैक मनी होगा उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है वाकई में कंट्रोल हुआ है? देखिए साहब, जहाँ तक ब्लैक मनी की बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, इसमें 3 इश्यूज आते हैं। सबसे पहला है कि ब्लैक मनी, जब मोदी जी साहब आए थे सत्ता के अंदर, ये कहते थे कि हम आएंगे काला धन लेकर के आएंगे जी। काला छोड़, यहाँ सफेद भी नहीं मिल रहा आज के टाइम। मुद्दा रहता है काला तो कहाँ आज कोई मुद्दा है क्या? आज तो कोई काले धन की बात नहीं करता जी। कितना आया नरेंद्र मोदी बता दे, बताने में तो कोई दिक्कत नहीं। आप पार्लियामेंट में बताइए कितना काला धन आपका वापस आया है, कहाँ आपने काला धन निकाल के रखा है? हाँ, एक जगह जरूर आया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जिनका कार्यालय बना है जी, आप उसको देख लीजिए। काला धन जो है सारा वहाँ जा करके सफेद हुआ है, बड़े शानो शौकत से। कांग्रेस पार्टी 60 साल के अपने शासनकाल के अंदर जी अपना दिल्ली के अंदर एक ऑफिस बना नहीं पाती, एक ऑफिस नहीं बना पाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 स्टार 7 स्टार होटल के टाइप में अपना ऑफिस बनाती है। वो कौन सा धन है भाई, उसका कौन बताएगा? वो आया कहाँ से, कौन उसका जिक्र कौन करेगा, कौन बताएगा, उसकी सफाई कौन देगा? यहाँ काला धन आता है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। जहाँ तक नोटबंदी की हम बात करते हैं कि नोटबंदी कितनी सफल रही है, मैं एक बात मानता हूँ, अगर मुझे किसी क्षेत्र में कामयाबी मिलती है तो मेरे ख्याल से मैं उसके लिए लड्डू बांट करके खुशियाँ मनाता हूँ, कोई भी व्यक्ति होगा। भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी और जीएसटी 2 मुद्दों का जिक्र करती है जी, कि रात के अंधेरे में, हमेशा कहते हैं ना कि गुनाह रात के अंधेरे में होता है जी। बिल्कुल, मैं सहमत हूं इस बात से आपसे। और दोनों ही काम, चाहे वो नोटबंदी है और चाहे वो जीएसटी है, दोनों ही रात के अंधेरे में हुए हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, नरेंद्र मोदी अगर इतना इस बात को लेकर के प्रफुल्लित है, खुशी महसूस करता है कि नोटबंदी और जीएसटी भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई रात के अंधेरे में चोरों की तरह से क्यों जी, दिन के उजाले में नोटबंदी क्यों नहीं, दिन के उजाले में जीएसटी लागू क्यों नहीं की गई, रात को 12 बजे क्यों की गई जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था जी, नोटबंदी रात को 9-10 बजे टीवी पे आकर क्यों गई जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था जी। अरे जो आदमी सोते हुए आदमी पर हमला करता है, उससे बड़ा कायर व्यक्ति कोई होता है क्या? अगर हिम्मत है, आप तो बहुत बड़ा, आपको 56 इंच की छाती वाला मर्द बताते हो ना, तो मर्दानगी तो यहाँ है ना कि सीधा वार कीजिए, लोगों की, जनता के हकों के ऊपर डाका डालिए और शान से सीधा करके डालिए। रात को लोग सो रहे हैं, नोटबंदी हो गई है, रात को लोग सो रहे हैं, जीएसटी हो गई है, जितने भी गुनाह करने रात के अंधेरे में करते हो यार। काहे की मर्दानगी भाई, काहे की 56 इंची से ना, काहे का 56 इंच का छाती है आपका? तो ऐसे लोग, और फिर मजे की बात है कि 2019 का चुनाव पार्लियामेंट का होता है जी, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहीं भी नोटबंदी का और जीएसटी का जिक्र नहीं करते। वो कहीं नहीं कहते कि मैंने नोटबंदी की, मैंने जीएसटी लागू की। कहीं एक स्पीच आप मुझे दिखा दीजिए जहां उन्होंने इसका श्रेय लेने की कोशिश की हो, कहीं नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ किस बात पर चुनाव लड़ा गया 2019 का,
हिंदुस्तान की जनता है, मासूम जनता है, भोली भाली जनता है, और हम लोग धर्म के नाम पर बहुत जल्दी बहकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर हम बहुत जल्दी बहकते हैं। एक छद्म राष्ट्रवाद, एक धोखा देने वाला राष्ट्रवाद, एक बेईमानी वाला राष्ट्रवाद हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा गया। एक नकली काम करके जिस प्रकार से जनता को भ्रमित किया गया, उसका काम किया गया। और वोट किस लिए मांगे गए? मुझे कुरुक्षेत्र के बारे में किसी ने बताया कि जब नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आए थे तो 40 मिनट के भाषण में से 37 मिनट सिर्फ एक बात थी कि लोग मुझे नीच कहते हैं, कांग्रेस मुझे बेईमान कहती है, कांग्रेस मुझे निकम्मा कहती है, कांग्रेस मुझे ये कहती है। 37 मिनट तक उन्होंने कांग्रेस की दी गालियां गिनवाई। यार, आप देश के प्रधानमंत्री हो, 5 साल सत्ता में रहे हो, राम मंदिर का मुद्दा आप नहीं उठाते हो, जीएसटी के बारे में आप नहीं बोलते हो, डेवलपमेंट के बारे में आप नहीं बोलते हो, नेशनल इश्यूज पर आप नहीं बोलते हो, नोटबंदी पर आप नहीं बोलते हो, और आप अपने ऊपर ही बोले जा रहे हो। जी, मेरे ख्याल से तो कोई प्रधानमंत्री होने की गरिमा की बात नहीं है। तो नोटबंदी और जीएसटी का मामला मैं समझता हूँ यही पता लग जाता है कि जब प्रधानमंत्री उसको अपने भाषण में भी नहीं गिनवा पाते, अंदाजा लगाइए कितने सफल होंगे वो। जी, आम जनता के लिए, अभी आपने कहा भोली भाली जनता, कुरुक्षेत्र की आम जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, कुरुक्षेत्र की जनता के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हुआ पीछे हो चुका। जी, कहते हैं कि इतिहास कैसा भी रहा हो, कैसा भी हो, वो गुजर चुका है, वहाँ से जा चुका है। पहली सिर्फ एक बात मैं कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आम आदमी या जो भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिल में, दिमाग में एक बात बिठाई है कि कांग्रेस ने 60 साल के शासन में कुछ नहीं किया, मैं कुरुक्षेत्र की जनता को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया। जितने भी देश के अंदर परमाणु बम बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, जहां भी परमाणु बम वो जो ठिकाने हैं, वो कांग्रेस ने बनवाए हैं। जी, जिन हवाई जहाज के अंदर बैठ करके नरेंद्र मोदी विदेश भाग जाता है, वो हवाई जहाज कांग्रेस के वक्त में बने हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं और जिन सड़कों की रिपेयर नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार नहीं करवा पाती, वो सड़कें कांग्रेस ने बनवाई हैं। जिन रेल के अंदर बैठ करके आज दूर दूर तक का सफर हम तय करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। जिन रेलवे लाइन्स पर रेल चलती हैं, वो कांग्रेस की देन है। बड़े बड़े जो बिजली घर हैं, वो कांग्रेस की देन है। बड़े बड़े स्टेडियम कांग्रेस की देन है। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले ये जितने भी सामान, ये तो कुछ भी नहीं है। इस देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो भी कार्य हुए हैं, टोटल और टोटल, आप मारुति की फैक्ट्री लगा लीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हिंदुस्तान में बनती हैं, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनते हैं। ये 5 साल में लग गई क्या फैक्ट्रियां? ये सड़कें क्या 5 साल में बनी हैं? 5 साल पहले कोई सड़क नहीं थी क्या? रेलवे लाइन 5 साल पहले नहीं थी क्या? हिंदुस्तान में 5 साल पहले गाड़ी नहीं चलती थी? कुरुक्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध करता हूं, अपने तमाम साथियों से, कि कुरुक्षेत्र के लोगों, इस झूठ, फरेब और बेईमानी के जाल से बाहर निकलिए। एक बहला करके, फुसला करके, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुस्तान की जनता को जब बहकाएगा तो कुरुक्षेत्र के लोग भी मेरे साथी शामिल हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं हर आदमी की कमी होती है। जो गाड़ी सड़क पर चलेगी, जाहिर तौर पर कमी आएगी उसके अंदर, लेकिन जो गाड़ी सड़क पर खड़ी आई नहीं है, शोरूम में है, उसमें कमी क्या आएगी? कुछ कमी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी काम हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। और जो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, जो ये प्रश्न अक्सर लोग पूछ लेते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, उन लोगों से, खासतौर पर कुरुक्षेत्र के तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली दफा प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी थी, आप उस स्पीच का वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस के डेवलपमेंट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि 50 साल के अंदर देश ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। ये मेरी बात नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है। मेरे पास ये वीडियो क्लिप भी है, कोई कुरुक्षेत्र का साथी, कोई भाई देखना चाहे, मैं उसको भेज भी सकता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच जो पार्लियामेंट में 1996 के अंदर पहली दफा प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उन्होंने दी थी। तो यहीं से कुरुक्षेत्र का डेवलपमेंट का पता लग जाता है। और जहां तक कुरुक्षेत्र के लोगों ने, थानेसर के लोगों ने स्थानीय विधायक का हाल देखा है। मैंने पिछले करीब 1 हफ्ते से मुहिम चलाई हुई है। मैं प्रशासन के सामने भी और मीडिया के साथियों के सामने भी यहाँ पोल खोलने का काम मैंने शुरू किया हुआ है। मैं डेली कुछ ना कुछ सड़कों का, स्वच्छता का, बाढ़ के अंदर हुए हालात का मैं प्रतिदिन
इस मामले को उठा रहा हूं तो कुरुक्षेत्र की जनता इसको देख रही है। मेरा कुरुक्षेत्र की जनता से सिर्फ अनुरोध ये है कि देश के भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए और भाई सबसे बढ़कर थानेसर के भविष्य के लिए आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें, हमारा साथ दें। हम आपसे वादा करते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर ये बुरे दिन दोबारा आपको देखने नहीं मिलेंगे। फिर वही दिन लौटेंगे जो आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान का, हरियाणा का, कुरुक्षेत्र का हर व्यक्ति बिल्कुल मौज में था। हम दोबारा फिर कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आप दोबारा फिर मौज में रहेंगे। और कांग्रेस, डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में कुछ लोग ये भ्रम फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि कांग्रेस एक नहीं है। डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। तमाम कांग्रेस के नेता एकजुट हैं, एक साथ हैं और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम हरियाणा से मिटा देंगे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।